खसर सिंगम को। हाँ, कोर्स पाते रहो, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो सेट है W विच कंटेन्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने चेक करना है कि ये सबस्पेस बनाता है या नहीं। तो देखिए, सिंस W कंटेन्स ऑल द सॉल्यूशंस एंड X बिलोंग्स टू Rn, क्लियरली हमें पता है कि A इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो 0 बिलोंग्स टू W। अब आप नेक्स्ट सपोज कर लें कि X और Y ये W के एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर X W का एलिमेंट है तो X इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर Y W का एलिमेंट है तो Y भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि X प्लस वाई W का एलिमेंट है, तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि X प्लस वाई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए आप A अप्लाई करें X प्लस वाई पे, इसको हम लिख देंगे A इंटू एक्स प्लस A इंटू वाई A इंटू एक्स क्या है, ये 0 है, और A इंटू वाई ये भी 0 है। ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस हमने एज्यूम किया कि दे आर द मेंबर्स ऑफ W, और मेंबर्स ऑफ W जितनी भी हैं दे आर द सॉल्यूशन, तो दे मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब A इंटू एक्स प्लस वाई को हम A इंटू एक्स प्लस A इंटू वाई लिख सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि A एक मैट्रिक्स है एंड इट इज अ लीनियर ऑपरेटर, ये दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो सकता है। ठीक है, नाउ A इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, A इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो मतलब इसका ये हुआ कि A इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो A x प्लस वाई जो है ना, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई बिलोंग्स टू W। तो x बिलोंग्स टू W, y बिलोंग्स टू W इंप्लाइज x प्लस y बिलोंग्स टू W, तो वो कंडीशन अल्फा सेटिस्फाई हो गया। नाउ ax इज इक्वल टू 0 for x belongs to W. Now for some constant alpha, आप a into alpha x लें, a into alpha x, तो इस अल्फा को हम बाहर लिख सकते हैं और इसको हम यूं लिख देंगे a into x। चूंकि a x 0 है तो अल्फा इंटू 0 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि अगर x सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो अल्फा x भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा x बिलोंग्स टू W। तो ये कंडीशन बीटा भी सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन अल्फा भी सेटिस्फाई हो गया, और कंडीशन सी भी सेटिस्फाई हो गया। सो दिस मींस दैट W which contains all the solutions of the system Ax is equal to 0, the homogeneous system, forms a subspace, और इस सबस्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नल स्पेस। इस सबस्पेस बनाता है और इसको हम कहते हैं नल स्पेस। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल 10 मैंने लिखा है क्या, सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सबस्पेसेस इन अ वेक्टर स्पेस इज एज फॉलोज। आप वेक्टर स्पेस में सबस्पेस किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, इन्होंने ये तरीका यहाँ पर बताया है। तो ये गिवन है कि लेट v1 एंड v2 बी फिक्स वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस v। v हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और v1 v2 इसके एलिमेंट्स हैं, and let W be the set of all linear combinations of V1 and V2, that is W consists of all vectors in V of the form the। W में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए किसी भी वेक्टर को, देखिए इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं।
अगर आपके पास एक V1 है, दूसरा वेक्टर V2 है, ठीक है, आप इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इसको भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और आप इन दोनों को ऐड करें, तो इन दोनों वेक्टर्स के इस कॉम्बिनेशन से एक नया वेक्टर बन जाएगा V. Is this vector is called, this is called linear combination of V1 and V2. तो यहां पर ये जो W गिवन है ना, W contains all vectors of the form V. W contains the linear combination, all the possible linear combinations of V1 and V2. तो देखिए A1 और A2 they are arbitrary constants, they are real numbers. अब हमने ये शो करना है कि W सबस्पेस है, ठीक है, तो W में हर एक वेक्टर इस फॉर्म में होगा और हमने ये शो करना है कि W सबस्पेस है, तो इसके लिए हमने फिर से कंडीशन अल्फा और बीटा ये वेरीफाई करने हैं। तो अब W से दो वेक्टर्स ले, एक मैं लेता हूं W1, ये W का मेंबर है, अगर ये W का मेंबर है तो ये इस तरह होगा क्योंकि W में सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में है, A1V1 प्लस A2V2। अब अगर W2 भी W का मेंबर है तो इस ये B, यहां पर भी, यहां पर ये W2 भी लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा दो वेक्टर्स का V1V1 प्लस V2V2। अब आप इन दोनों को ऐड कर ले, जब आप ऐड करेंगे तो A1V1 V1V1 के साथ ऐड हो जाएगा, A2V2 V1 V2V2 के साथ ऐड हो जाएगा, सो विच इज अगेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इस वेक्टर को W1 को या W2 को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एंड दिस मींस दैट any linear combination of V1 V2, these two vector forms a subspace, तो ये सबस्पेस बनाता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है कि let V1 V2 up to Vk be vectors in a vector space V. A vector V in V is called a linear combination of these vectors if we can write this vector in this form. यहाँ पर ये C1 C2 up to Ck ये सारे क्या है, ये रियल नंबर्स है। आपने हेड टू टेल रूल में पढ़ा होगा ना, देखिए हेड टू टेल रूल में जब आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है V1, ठीक है, आप इसका एक स्केलर मल्टीपल ले, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नया वेक्टर आता है ये आपके पास आ जाता है CV1, ठीक है। और आप दूसरा वेक्टर ले V2, इसका आप स्केलर मल्टीपल लेंगे, किसी ग्रेटर देन 1 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा CV2। अब बाय हेड टू टेल रूल इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये है CV1, ये C1 ले और ये वाला C2 ले, तो ये हमारे पास है C1V1 और फिर यहाँ पे आएगा ये हेड टू टेल रूल, ये आएगा C2V2। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये वेक्टर आएगा, this is V and V can be written as C1 V1 plus C2 V2, ठीक है। ये हमारे पास वो लीनियर कॉम्बिनेशन, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या देता है, ये हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स देता है। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि इन आर क्यूब लेट V1 V2 V3 ये तीन वेक्टर्स हैं और आप लोगों ने द वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये जो वेक्टर है द वेक्टर द इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इफ वी कैन फाइंड, आपने शो करना है कि ये वेक्टर इन बाकी तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा, अगर आप इस वेक्टर को एक्सप्रेस कर सके एज अ सम ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, let V is a linear combination of the given three vectors, so V can be written as C1 V1 plus C2 V2 plus C3
V3, हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं। अब आप यहां पर V की वैल्यू लगा लें। V की वैल्यू है 215। C1 हमारे पास, ये C1 आ गया। V1 क्या है? V1 की वैल्यू लगाए। V1 है 121। C2, V2 की वैल्यू लगाए। V2 है 102। और C3, V3 की वैल्यू हमारे पास है, V3 है 110। ठीक है। अगर ये सिस्टम सॉल्व होता है, इफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, अगर ये सिस्टम, इस सिस्टम को आप C1 C2 C3 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स। तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और अगर आप इस सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते C1 C2 C3 के लिए, तो फिर ये V इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आप इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे? C को इनके साथ मल्टीप्लाई करें C1 को, तो ये C1 और कामा 2C1 कामा C1 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस इसी तरह ये आएगा C2, जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा 0 और 2C2 आ जाएगा। और प्लस यहां पे आएगा C3 और 0, और दिस इज इक्वल टू 215। अब देखें यहां पे इनके फर्स्ट कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 2। बाकी मैं बुक में बता देता हूँ इसी तरह, 2C1 प्लस 0 प्लस C3 इज इक्वल टू 1, और इस तरह C1 प्लस 2C2 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है। ये अब इस सिस्टम को आप सॉल्व करें। ठीक है, इस सिस्टम को आप सॉल्व करें C1 C2 C3 के लिए। अगर ये सॉल्व होता है, ठीक है, तो आपको C1 C2 C3 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसका मतलब क्या होगा कि V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्व नहीं होता, तो फिर आप कह देंगे कि V कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स। देखिए सॉल्व होता है। C1 की वैल्यू 1 आई है, C2 की वैल्यू 2 आई है, C3 की वैल्यू -1 आई है। सो V कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। C1 की जगह 1 पुट कर दे, C2 की जगह 2 पुट कर दे, और C3 की जगह -1 पुट कर दे। तो देखिए V को हमने इस तरह इस लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया, और ये इसकी वो ज्योमेट्री है कि किस तरह हेड टू टेल लो इन्होंने अप्लाई किया है। अब स्पैन किसे कहते हैं? स्पैन ये लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेट है जिसमें हमारे पास k वेक्टर्स है, is a set of vectors in a vector space V, then the set of all vectors in V that are linear combinations of the vectors in S is denoted by span S। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर आपको ये एग्जांपल समझा देता हूं। देखिए हमने यहां पर इस V को हमने लिखा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। तो यहां पर हम लिखेंगे कि V belongs to the span of V1 V2 V3। अब अगर कोई और वेक्टर हो जिसको आप V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, तो वो भी इसको बिलोंग करेगा। ये स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट क्या होता है? ये मतलब ये एक जनरेटर होता है जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर को जिस तरह हमने इस वेक्टर V को लिख लिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, तो हम कहेंगे कि दिस वेक्टर V बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट V1 V2 V3। तो यहां पर ये कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास k वेक्टर्स हैं,
these vectors are from some vector space V, then any vector which belongs to the vector space V and which can be expressed as a linear combination of V1, V2, Vk. This said to be belongs to the spanning set. The spanning set is, ठीक है, और उसको फिर हम क्या तरह डिनोट करते हैं, स्पैन एस या स्पैन एस से डिनोट करते हैं। किस सेट को डिनोट करेंगे? उस सेट को, उन वेक्टर्स को जिनको हम लिख सकें एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर भी था जिसको हम एक्सप्रेस कर सके एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और एक हमारे पास फॉर एग्जांपल W है जिसको हम इस तरह एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। फिर हमारे पास एक वेक्टर है Q जिसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये जो सेट होगा ना, द सेट ऑफ वेक्टर्स Q V W, इसको आप डिनोट करेंगे किस तरह? इसको आप डिनोट करेंगे स्पैन V1 V2 V3, इसको हम स्पैनिंग सेट कहेंगे कि दिस इज द सेट व्हिच इज जनरेटेड बाय दीस थ्री वेक्टर्स V1 V2 V3। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन फिगर 6.6 वी शो अ पोर्शन ऑफ स्पैन V1 V2 where V1 V2 are non-collinear vectors in our cube. Span V1 V2 is a plane that passes through the origin and contains the vector V1 V2। तो स्पैन हमारे पास एक ये V1 है, ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर, और ये CV1 है, इसका स्केलर मल्टीपल, यहाँ से यहाँ तक ये V2 है और ये CV2 है। तो अब अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिए बाय हिट टू टेल रूल CV2 और CV1 या C1V1 C1V2, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ C। फॉर एग्जांपल देखिए जिस तरह इन्होंने दिया है, यहां से यहां तक V1 है और फिर यहां तक C1V1 लिया है, और यहां से यहां तक V2 लिया है, और फिर इसको एक्सटेंड करके इन्होंने C2V2 लिया है। सो बाय पैरेललोग्राम लॉ आप ये या ये वेक्टर्स और हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। सो दिस इज C1, दिस इज C1V1। इन्होंने क्यों कहा कि हमारे पास स्पैनिंग सेट क्या है, ये एक प्लेन है। प्लेन क्यों है? देखिए अगर ये C1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर इतना बन गया, अगर मैं थोड़ा सा C1 की वैल्यू स्मॉल लूं तो ये वेक्टर इतना बनेगा, ठीक है। अगर C2 की वैल्यू स्मॉल लूं तो ये वेक्टर यहां पर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो ये आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और कम कर दें यहाँ पे तो एक और वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए ये वेक्टर हमारे पास एक प्लेन बनाते हैं, and this plane contains all the linear combinations. This plane contains all the linear combinations of the vectors v1 and v2। देखिए ये इसमें सारे जितनी भी वेक्टर्स हैं, all these vectors will be the linear combinations of v1 and v2। तो इस सेट को हम डिनोट करेंगे, इस प्लेन को हम डिनोट करेंगे स्पैन v1 v2। हम कहेंगे कि ये जनरेट हुआ है किनकी मदद से, ये v1 और v2 की मदद से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर एग्जांपल 12 है कि कंसीडर द सेट S ऑफ 2 by 3 मैट्रिसेस गिवन बाय, हमारे पास ये मैट्रिसेस है S, then span is the set in M23 consisting of all vectors of the form। तो इनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, स्पैन से डिनोट करेंगे। n वेक्टर्स का, आप ये v1 है, ये v2 है, ये v3, ये v4, इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया, एंड दिस इज द स्पैन ऑफ these vectors।
Theorem 6.3. Okay, let is v1, v2, vk be a set of vectors in a vector space V, then span is a subspace of V. ठीक है, तो ये थ्योरम है कि ये जो स्पैन होता है ना, स्पैनिंग सेट क्या होता है? स्पैनिंग सेट कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स which are the linear combinations of these vectors. ठीक है, तो वो वेक्टर्स जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बने होंगे वो वेक्टर स्पेस बनाएंगे और उसको हम क्या कहते हैं? सबस्पेस कहते हैं। एग्जांपल 13, in P2 the polynomials of degree less than or equal to 2. Let these are four polynomials of degree 2. Determine if the vector can belongs to the span. Belongs to the span का मतलब ये है कि क्या आप इस वेक्टर u को as a linear combination of v1, v2, v3 और v4 लिख सकते हैं? तो आप assume कर ले कि हाँ इसको हम लिख सकते हैं। u can be written as a linear combination, तो u को आप लिख दिए एज लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस c4 v4 इक्वल टू u। और अब इस तरह इसको सॉल्व करें, इवैल्यूएट करें, हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगा। इफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन देन u इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन u इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहां पर इन्होंने कहा कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन सो u डज नॉट बिलोंग टू द स्पैन। u लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते, तो ये स्पैनिंग सेट को बिलोंग नहीं करता। अब ये बीटा वाले वेक्टर्स तो बस चलिए छोड़ दे। और फिर यहाँ पर ये एग्जांपल एक्सरसाइज है 6.2, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए इतना मसला नहीं होगा करना, क्योंकि की आपके पास अवेलेबल है, कर लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बस चेक करना है, स्पेस, सबस्पेस और लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आसान है ये आप सर जी। सर जी जब इजी की 4 बजे बिजली जी सर बिया अटेंडेंस लगा हुआ वीडियो बता दिया, शेयर कम करना है सर जी, अटेंडेंस कम भी और अलग लगा हुआ अब अटेंडेंस मसला ना हमारा अटेंडेंस बोलेगी। हां सर जी दवा पे शेयर की वीडियो पे शेयर की सर जी। आओ तो वीडियो पहले मम शेयर करा, लास्ट वीडियो में शेयर करे होगा गूगल क्लास। तो देखिए इस एक्सरसाइज में कोई मसला नहीं है ना, इसको आप ट्राई कर लेंगे ना, हो सकता है। अब स्पेस की अल्फा बीटा कंडीशंस है और लीनियर कॉम्बिनेशंस है, तो ये आपको ट्राई कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन इसकी ये है कि द वेक्टर्स, हमारे पास ये वेक्टर्स है v1 v2 एंड vk इन अ वेक्टर स्पेस v आर सेट टू स्पैन v। ये तो अभी हमने कहा ना कि इफ एवरी वेक्टर इन v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स v को स्पैन करते हैं। v को स्पैन करते हैं मतलब v के सारे एलिमेंट्स ये हमें जनरेट करके देते हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं कि दिस वेक्टर स्पैन्स v। और वो जो वेक्टर्स इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मिलते हैं, उन वेक्टर्स को अगर आप एक सेट में लेके तो उसको हम स्पैनिंग सेट कहते हैं। ठीक है, तो moreover if is this, then we also say that the set is spans v or that this spans v। ये सेट जो है ना v को स्पैन करता है, मतलब v के वेक्टर्स को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने लिखा है द प्रोसीजर टू चेक इफ द वेक्टर स्पैन द वेक्टर स्पेस इज एज फॉलोज। अब आपने चेक करना यह है कि क्या ये सेट जो है किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, तो उसका प्रोसीजर ये है कि चूज एन आर्बिट्री वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस। और मतलब आप किसी वेक्टर स्पेस से एक आर्बिट्री वेक्टर ले और उसको आप चेक करें कि क्या उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेट लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं
तो ये फिर वेक्टर स्पेस को स्पेन करेगा। अगर नहीं लिख सकते तो फिर ये उस वेक्टर स्पेस को स्पेन नहीं करेगा। जिस तरह ये वाला एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया, यू वाला, ये वाला, देखिए चूंकि हम v को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, तो अब v r क्यूब को बिलोंग करता है। सो दिस v1 v2 v3, दिस v1 v2 v3 स्पेन्स r क्यूब, ये r क्यूब को स्पेन करता है। ठीक है, क्योंकि r क्यूब की एक आर्बिट्री वेक्टर को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल है कि लेट v be a vector, let v be a vector space r cube and these are three vectors. दादा do v1 v2 v3 span v, कि क्या ये तीन वेक्टर्स r क्यूब को स्पेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या अगर आप r क्यूब से कोई आर्बिट्री वेक्टर ले, r क्यूब से कोई भी आर्बिट्री वेक्टर आप ले, अगर आप उस वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकते हैं तो फिर ये r क्यूब को स्पेन करेंगे। अगर नहीं लिख सकते तो फिर ये r क्यूब को स्पेन नहीं करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि लेट v is equal to a b c be any vector in r cube and let v can be written as a linear combination of these three vectors। तो हमने v को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, फिर बाय द सेम प्रोसीजर हमने इसको सिस्टम में कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पर v1 की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर v2 की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर v3 की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर v1 के साथ c1 मल्टीप्लाई करें, v2 के साथ c2, v3 के साथ c3, फिर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड करें, फिर दोनों साइड्स को कंपेयर करें, ये सिस्टम आ जाएगा। एंड दिस सिस्टम कैन बी सॉल्व्ड फॉर c1 c2 c3, ये सॉल्व हो सकता है इफ c1 की वैल्यू ये आ जाएगी, c2 की वैल्यू ये आ जाएगी और c3 की वैल्यू ये। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक आर्बिट्ररी वेक्टर ए बी सी को लिख लिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, सो ए बी सी स्पेन्स आर क्यूब, ये आर क्यूब को स्पेन करता है। ठीक है, इस तरह ये एग्जांपल 2 है, ये आप देख लें। एग्जांपल समझ नहीं आई सर। हाँ, इसकी समझ नहीं आई। एग्जांपल 1 के एग्जांपल 1 सर, कौन सा स्टेप की समझ नहीं आई सर से समझ नहीं आई। स्टार्ट से। अच्छा, देखिए हमें तीन वेक्टर्स गिवन है, तीन वेक्टर्स गिवन है v1 v2 v3। इन्होंने ये कहा है कि क्या v1 v2 और v3 r क्यूब को स्पेन करते हैं। स्पेन करने का मतलब ये है ना कि क्या r क्यूब से अगर आप कोई वेक्टर ले, चले कोई वेक्टर, एनी वेक्टर x y z या a b c कुछ भी, अगर इस वेक्टर को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं इस तरह, तो फिर ये जो v1 v2 v3 है ना, दिस हम कहेंगे कि these three vectors span r क्यूब। अगर नहीं लिख सकते तो फिर हम कहेंगे ये स्पेन नहीं करते। ठीक है, सही है ना। अब यहां पर आप v की जगह x y z लगा लें, या चलो बुक में a b c है तो मैं भी a b c लिखता हूं ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहां पर है c1, v1 की वैल्यू लगा ले 1 to 1, c2 v2 की वैल्यू लगाए 102, c3 v3 की वैल्यू लगा ले 110। अब यहां पर c1 मल्टीप्लाई करें इसके साथ, c1 प्लस c2 प्लस c3, c2 प्लस c3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, फिर इस तरह c1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें सेकंड कंपोनेंट के साथ,
C2 भी सेकंड कंपोनेंट के साथ, C3 भी सेकंड कंपोनेंट के साथ, और उसको सेकंड के बराबर ले, तो 2C1 प्लस 0C2 प्लस C3 इज इक्वल टू B। फिर C1, फिर यहां पर 2C2, फिर यहां पर 0C3 इज इक्वल टू C। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, इनको हमने सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व होता है तो फिर ये जो तीन वेक्टर्स है ना V1 V2 V3, फिर ये R³ को स्पेन करेंगे। अगर ये सॉल्व नहीं होता तो फिर ये R³ को स्पेन नहीं करेंगे। तो इन्होंने बुक में दिखाया है कि ये सॉल्व होता है। देखिए C1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, C2 की वैल्यू भी आ गई, C3 की वैल्यू भी आ गई, ये सॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन वेक्टर्स हमें गिवन है V1 V2 V3, ये R³ को स्पेन करते हैं। सिमिलरली एग्जांपल 2 है, सिमिलरली एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 4 5 ये आप देख लें। फिर इसके बाद है लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस इसको कहते हैं कि अगर आपके पास k वेक्टर्स है V1 V2 V3 अप टू Vk, और आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 ले। आपके पास k वेक्टर्स है V1 V2 अप टू Vk, आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशंस ले और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वल टू 0 ले, फिर आपके पास ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस आ जाएगा। अगर सॉरी होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर ले एंड आफ्टर सॉल्विंग आपके पास C1 C2 और Ck, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जितनी भी कांस्टेंट्स है ये सारे 0 के बराबर आ जाए। अगर ये सारे 0 के बराबर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर्स है V1 V2 अप टू Vk, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपके पास क्या वेक्टर्स है, आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन को आपने इक्वल टू 0 लिया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये कांस्टेंट जो है C1 C2 अप टू Ck, ये सारे 0 आ जाते हैं। अगर ये सारे कांस्टेंट 0 आ गए तो द वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इन कांस्टेंट्स में एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो आ गया देन द वेक्टर्स विल बी सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये फिर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इस एग्जांपल नंबर 7 में एग्जांपल 7, यहां पर आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है, -1 1 0 0 एंड -2 0 1 1। ये दो वेक्टर्स गिवन है और आपने चेक करना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि या इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले, C1 और ये वेक्टर V1 प्लस C2 और ये वेक्टर V2 इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम को आप सॉल्व करें, देखिए -C1 प्लस -2C2 इज इक्वल टू 0, C1 प्लस 0C2 इज इक्वल टू 0, 0C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 और 0C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से C2 0 आ रहा है, C2 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो C1 भी 0 आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस सिस्टम वी गेट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 बन गए, दोनों 0 बन गए, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स और ये वेक्टर दोनों क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी तरह ये 1 2 3 वेक्टर्स गिवन है, आप इनको चेक करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0 ले, आपके पास ये सिस्टम बन जाएगा। इस सिस्टम को सॉल्व करें, अगर इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल आ गया, ट्रिवियल, तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आ गया तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इस सिस्टम को तो सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, यस सर। होमोजेनियस सिस्टम है ना, Ax इज इक्वल टू 0, तो आप A का डिटरमिनेंट चेक करें। अगर A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है ना तो सॉल्यूशन 0 होगा, तो फिर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर A का डिटरमिनेंट 0 आता है
तो सोल्यूशन नॉन जीरो होगा और फिर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सही है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 9 भी है, तो ये आसान सी बात है कि इसको चेक करें, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, लेकिन इनका नॉन जीरो सोल्यूशन आता है, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका सोल्यूशन देखिए, C1 1 आता है, C2 2 आता है, C3 1 आता है, C4 0। सो दीज वेक्टर्स, यहां पर एग्जांपल नंबर 9 में जो वेक्टर्स गिवन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। जो बात मैंने अभी की, इन्होंने कहा कि द वेक्टर्स E1 एंड E2, E1 हमारे पास यूनिट वेक्टर है आर स्क्वायर में, यूनिट वेक्टर I जो होता है ना उसको हम E1 से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर J उसको हम E2 से डिनोट करते हैं। तो आपने पता लगाना कि क्या E1 E2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले, C1 ये E1 की वैल्यू है 1 0, C2 ये E2 की वैल्यू है 0 1 इज इक्वल टू 0 आप ले। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लेके, ये C1 0 1 और C2 1 0, देखिए E1 जो है ना आर स्क्वायर में, E1 बराबर होता है 1 0 के और E2 बराबर होता है 0 1 के। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने इनको चेक करना है कि क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप C1 E1 लें, ठीक है, प्लस C2 E2 ले इक्वल टू 0 ले। आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, तो C1 E1 हमारे पास है 1 0 और C2 E2 हमारे पास है C2 है, C2 है, यहां पर बिजली चली गई तो किसी भी वक्त मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूं। ठीक है, फिलहाल तो वाईफाई काम कर रहा है। 0 1 इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये C1 और प्लस 0 C2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है और 0 C1 प्लस C2। देखिए क्लियरली डायरेक्टली हमारे पास C1 और C2 क्या आ गए, दोनों 0 आ गए ना, दोनों 0 आ गए। सो दिस मींस दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। या आप इस तरह करें ना कि जो वेक्टर्स आपको गिवन हो, जो वेक्टर्स आपको गिवन हो उनको आप एज अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सप्रेस करें। देखिए हमें ये वेक्टर गिवन है तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये वेक्टर गिवन है तो दिस इज द सेकंड कॉलम। इसको हमने एज अ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब आप इस ए का डिटरमिनेंट फाइंड करें। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, AD माइनस BC 1 आता है, नॉट इक्वल टू 0। तो जब जिन वेक्टर्स को आपने चेक करना है ना कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, इसके लिए आप उन वेक्टर्स को एक्सप्रेस करें एज अ कॉलम ऑफ सम मैट्रिक्स। ठीक है, आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली आई। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात याद रहेगी। यस सर, आपने सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है, अगर आपने उनको चेक करना है कि वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आप उनको लिखिए एज अ कॉलम्स ऑफ सम मैट्रिक्स और फिर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो वेक्टर्स फिर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है एग्जांपल, और ये तो थ्योरम है। सर ये 11 वाला सर 11, हाँ इसमें क्या है सर? सर इसका डिटरमिनेंट इस तरह मालूम कर। यस सर, इसको देख किस तरह करें ना, ये पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स आप डिटरमिनेंट में लिखे ना। देखिए ये है 1 1 2, यस सर, 1 1 2, यस सर, ये है 2
1 0 2 1 0, 0 ये 3 2 2 3 2 2, 3 2 सही है। यस यस सर तो बस ये डिटरमिनेंट में लिखो ना। ठीक है सर तो आप डिटरमिनेंट फाइंड करो, वो 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये 6.3 भी हो गया है। चलो ये थ्योरम डिस्कस करते हैं, फिर 6.3 आप लोग कर लें। बस इसमें ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 है ना। एग्जाम्पल 12 में ये लिखते हैं कि if v1 v2 vk are k vectors in any vector space and vi is the zero vector, equation 1 holds by letting ci is equal to 1 and cj is equal to 0 for j not equal to i, thus this set is linearly dependent। इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर एक सेट है, उसमें k वेक्टर्स हैं, तो अगर इन वेक्टर्स में एक भी वेक्टर आपके पास 0 है ना, तो ये सेट फिर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, ठीक है, आपके पास एक सेट है और इसमें इस तरह के वेक्टर्स हैं, इसमें इस तरह के वेक्टर्स है 1 0 और 0 1। तो अब ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने अभी वेरीफाई किया, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और सेट लें जिसमें इस तरह के वेक्टर्स हैं 1 0 और 0 0, तो अब ये सेट क्या होगा, ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। जिस सेट में 0 वेक्टर होगा वो सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास v1 v2 vk they are k vectors in any vector space and vi is the zero vector, vi is the zero vector, then equation 1 holds। equation 1 क्या है, c1 v1 plus c2 v2 up to ck vk is equal to 0 by letting ci is equal to 1, by letting ci is equal to 1, अच्छा। तो देखिए कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 होल्ड होता है, किस तरह, ये कहते हैं कि बाय लेटिंग ci इज इक्वल टू 0। ci का मतलब ये है कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सम वेक्टर इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है c1 v1 प्लस c2 v2 और प्लस c3 v3 इज इक्वल टू 0 है, ये है, ठीक है। इसको आप इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट्स 0 हो तो फिर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर इनमें से आप इन दो कांस्टेंट को, चलो आप इसको 0 ले, ठीक है, तो ये 0 v1 होगा और इसको आप 0 ले तो ये 0 v2 होगा,
लेकिन ये वाला जो कांस्टेंट है ना, ये इसको आप 1 लें तो ये 1v3 होगा इक्वल टू 0। नाउ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1v3 इज इक्वल टू 0। 1v3 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि v3 इज इक्वल टू 0। तो अब v3 0 है और इसका जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नॉन जीरो। तो ये दो बातें हैं कि या तो लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर एक कांस्टेंट नॉन जीरो आ जाए, या आपको अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो उनमें कोई एक वेक्टर 0 के बराबर आ जाए, तो फिर वो सेट क्या होगा, वो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि बाय लेटिंग ci इज इक्वल टू 1, ci का मतलब है कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेक्टर vi। अगर ये 1 के बराबर हो तो फिर वो वेक्टर vi फिर वो 0 होगा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। तो ये लिखते हैं कि एग्जांपल 12 shows that every set of vectors containing the zero vector is linearly dependent। कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर हो जिसमें एक वेक्टर अगर 0 हो तो फिर वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट यहां पर है कि let S1 and S2 be finite subset of a vector space and is be a subset of S2। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, S1 और S2 उस V के सबसेट्स हैं, और फिर S1 S2 का भी सबसेट है। Then S1 is linearly dependent, so S2 is linearly dependent। इसका मतलब यह है कि आपके पास S1 और S2 दो सेट्स है, S1 छोटा सेट है, S2 बड़ा सेट है। तो अगर ये छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये बड़ा लाजमी तौर पे लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एंड इफ S2 is linearly independent, so is S1। और अगर ये बड़ा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये छोटा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इन्होंने वेरीफाई किया है कि वी कंसीडर नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस इन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। सपोज, अब आपको ये मतलब समझाते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं। कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है आर स्क्वायर में एंड दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है देन देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट C1 C2 नॉट बोथ जीरो। डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये दोनों कांस्टेंट दोनों में से कोई एक कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। तो आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 ले, एज्यूम कर ले कि इन दोनों में से एक कांस्टेंट नॉन जीरो है और वो C1 है, C1 नॉन जीरो है। तो अगर C1 नॉन जीरो है वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय C1। जब आप इसको इक्वेशन को C1 से डिवाइड करेंगे तो V1 कैन बी रिटन एज माइनस C2 बाय C1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, या अगर C2 नॉन जीरो है तो फिर आप इस इक्वेशन को C2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो V2 कैन बी रिटन एज माइनस C1 बाय C2 इनटू V1। तो लीनियर डिपेंडेंस का ये मतलब होता है कि दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। स्केलर मल्टीपल होंगे कि if one vector is a multiple of another then we can say that they are linearly dependent। ठीक है, या V1 को अगर आप C2 लेते हैं, CV2 मतलब V1 को अगर आप एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। और फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं कि V1 माइनस CV2 इज इक्वल टू 0। और देखिए V1 के साथ हम 1 लिख सकते हैं। तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेक्टर इज 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंस का एक दूसरा फॉर्म है। और ज्योमेट्रिकली अगर V1 और V2 लीनियरली डिपेंडेंट है तो दे विल बी स्केलर मल्टीपल एंड दे विल लाई अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की ज्योमेट्री ये है और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की ज्योमेट्री ये है, ये पैरेलल नहीं होंगे। और इस तरह इन्होंने फिर 3D में भी एक्सप्लेन किया है, ये आप खुद पढ़ ले इन्होंने जो चीज एक्सप्लेन की है 3D में। 6.4 थ्योरम, में लिखा है कि the non-zero vectors v1, v2, vn in a vector space V are linearly dependent if only one of the vector vj is a linear combination of the preceding vectors। ये कहते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें फॉर एग्जांपल 4 वेक्टर्स है v1, v2, v3, v4। ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये सेट जिसमें ये 4 वेक्टर्स है। अगर इनमें से कोई एक वेक्टर फॉर एग्जांपल v3 उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 लिख सकते हैं।
हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4 एक सेट में, then this set is said to be linearly dependent अगर आप इनमें से किसी एक वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको प्रूव करने के लिए हमने लिखा कि लेट vj इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। vj से पहले कितने वेक्टर्स हैं, v1 v2 vj - 1, तो vj को हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स लिखा। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं प्लस, देखिए अगर आप इसको इस vj को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, इस साइड पे, तो ये बन जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cj - 1 vj - 1, और ये भी इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस vj आ जाएगा, माइनस vj, और हम प्लस 0 vj प्लस 1 प्लस 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 0 vn तक ले जा सकते हैं इसको। अब ये c1 c2 cj - 1 और 0 0 0 ये सारे कोएफिशिएंट तो 0 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एक कोएफिशिएंट है ना -1, ये नॉन जीरो है, तो इस वजह से ये पूरा सेट क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर उसमें आप किसी एक वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स लिख सकते हैं। कन्वर्सली आप एज्यूम कर ले कि सपोज v1 v2 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, then there are constants c1 c2 and cn not all zero such that c1 v1 plus c2 v2 plus cn vn equal to 0। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट cj not equal to 0 हो for j greater than 1, तो फिर आप अगर cj not equal to 0 हो ना, तो फिर आप उनमें से, और cj is the coefficient of vj, तो इसको आप यूं लिखें, ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह है c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cj vj, और they are linearly dependent, so there must be one constant c1 c2 cj में एक कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। सपोज वो ये वाला है, ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस cj vj, और बाकी को रहने दे दूसरे साइड पे c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cj - 1 vj - 1। ठीक है, और अब इस कांस्टेंट पे आप डिवाइड कर दें, तो vj इज इक्वल टू माइनस c1 बाई cj v1, और इसी तरह माइनस c2 बाई cj v2 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या है, vj इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो अगर कोई वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है फिर भी ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर इनमें से कोई एक सेट प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है, ये आप खुद भी रीड कर ले, और फिर इसकी एग्जांपल है 13, ये आप देख लें, और फिर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.3, फिर इसके बाद है बेसिस और डायमेंशन। बेसिस और डायमेंशन की मैं सिर्फ डिफिनेशन आपको बता दूं। बेसिस उस सेट को कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 v2 v3, ये किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है। अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और ये वेक्टर किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करते हो, तो फिर इसको हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में e1 को अगर आप ले 1 0 और 0 1, ये दोनों वेक्टर्स जो है ना, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अभी हमने वेरीफाई किया, और these belongs to R², और हम R² की किसी भी वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 एंड e2 लिख सकते हैं। सो दिस मींस दैट द सेट, ये जो सेट है e1 और e2, ये बेसिस बनाता है।
because they are linearly independent, and any vector of R square can be written as a linear combination of these two vectors. So this is a basis of R square. ठीक है, और इस सेट में बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स जितने होते हैं ना उसको हम कहते हैं डायमेंशन. द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ बेसिस इज कॉल्ड द डायमेंशन. ठीक है. मेरे ख्याल में इतना काफी है. क्या ख्याल आप लोगों का? यस सर, काफी यस सर.